नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार होइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, किस कंपनी के द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया गया है? दोस्तों देखना, किस कंपनी के द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया गया है? इस कंपनी का नाम है इफको। इस कंपनी का नाम है दोस्तों इफको, याद रखिएगा इफको। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो इफको है ये पूर्णतः सहकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। ध्यान रखना, पूर्णतः सहकारी मतलब कोऑपरेटिव स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब ये जो यूरिया है ये किस तरीके से काम करेगा? देखिए दोस्तों, दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया, इसको नाम दिया है दोस्तों नैनो यूरिया लिक्विड। इसको नाम दिया गया दोस्तों नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया लिक्विड के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो नैनो यूरिया लिक्विड है दोस्तों, ये नैनो यूरिया लिक्विड पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है, जो बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादन को बढ़ाता है। मतलब ध्यान रखना, बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बस एक लाइन आप ध्यान रखना, बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और इस तकनीक को आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप इसको विकसित किया गया, याद रखिएगा दोस्तों, उसके अनुरूप इसको विकसित किया गया है। इधर लिख देता हूं मैं, आत्मनिर्भर भारत, निर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि। कृषि के अनुरूप इसको विकसित किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, इफको ने विकसित किया है दुनिया के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, पोषण के लिए मतलब नैनो यूरिया पौधों के पोषण के लिए और कुशल पाया गया है, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए और गुणवत्ता के लिए। राइट, ध्यान रखना, इफको के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो तैयार की है? कहने का मतलब है कार्बन उत्सर्जन की, जो कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन आप जानते हैं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, उसमें कटौती करने के लिए एक स्मार्ट विंडो बनाई है दोस्तों। ध्यान रखना, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो बनाई है? यह है दोस्तों आपकी आईआईटी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। राइट, ध्यान रखना, आईआईटी गुवाहाटी ने बनाई है। आईआईटी खड़गपुर कहां पे दोस्तों? ये है आपका वेस्ट बंगाल में, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। राइट, और आईआईटी रुड़की कहां पे दोस्तों? ये है आपका उत्तराखंड में। राइट, उत्तराखंड में। और दिल्ली तो आप जानते ही हैं। अब ये किस तरीके से काम करेगी इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से काम करेगी। ये इस तरीके से एक पूरा विंडो बनाई गई है, इसको नाम दिया गया नैनो फोटोनिक स्मार्ट विंडो फॉर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये इस तरीके से एक विंडो जिसमें मेटल है, इंसुलेटर है, मेटल है और सिलिका ग्लास है। इस तरीके से काम करेगी जैसे एक बिल्डिंग है। राइट, ये बिल्डिंग है, ये सन है, यहां से पूरी इंफ्रारेड रेडिएशन है, उसको पूरा कंट्रोल करने का ये काम करेगी। राइट, तो ये किसने बनाई है स्मार्ट विंडो? आईआईटी गुवाहाटी ने। ध्यान रखना दोस्तों, ये बनाई है आईआईटी गुवाहाटी ने। इसके अंदर एक डिमेबल विंडो भी है एयरप्लेन्स के लिए, एयरप्लेन के लिए एक विंडो भी है, ये स्मार्ट विंडो फॉर रेलवे कोच के लिए भी है। राइट, स्मार्ट विंडो है ये। और ये जो स्मार्ट विंडो है दोस्तों, ये वोल्टेज से गर्मी
और प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कर सकती है। ये वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित कर सकती है। यह इमारतों में स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक जलवायु नियंत्रण में मदद करेगी। ध्यान रखना, ऑटोमेटिक जलवायु नियंत्रण में ये विंडो मदद करेगी। राइट और इसको जो बनाया दोस्तों, ये आईआईटी गुवाहाटी के एक सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम है देवव्रत सिकंदर, और उनके शोध छात्र जिनका नाम है आशीष कुमार चौधरी, उन्होंने इसको विकसित किया है। याद रखना दोस्तों, स्मार्ट विंडो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाई गई है। स्मार्ट विंडो ये इस तरीके से पूरी स्मार्ट विंडो काम करती है। जैसे कि मान लीजिए व्हीकल की बात करें तो स्विचेबल विंडो है ये, तो वहां पे ये काम करेगी। जैसे स्मार्ट ग्लास ग्रीन हाउस के लिए, तो वहां पे काम करेगी। तो इस तरीके से स्मार्ट विंडो ये काम करेगी। राइट और इसमें ध्यान रखना, वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित कर सकती है। वोल्टेज से इतनी गर्मी मिलेगी और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है। राइट कहीं भी अगर आप लगाओगे तो इससे जो नॉर्मल गर्मी होती है उसको कंट्रोल करने का काम और प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का काम ये करेगा। राइट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी के द्वारा नीदरलैंड में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र, इसको बोलते हैं इनोवेशन सेंटर। इनोवेशन सेंटर खोला गया है। ध्यान रखना, नवाचार केंद्र खोला गया है। रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये तीनों कंपनी है दोस्तों आईटी की। और रिलायंस इंडस्ट्री तो आप जानते ही हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, तीनों आईटी कंपनी है। और पहला जो नवाचार खोला है दोस्तों, पहला इनोवेशन सेंटर जो खोला है वो खोला है टीसीएस ने। दोस्तों ये खोला है किसने? टीसीएस ने। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस ने खोला है नीदरलैंड। नीदरलैंड दोस्तों आपको पहले बताया था, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। इसकी राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरोप में आता है, राइट। ये टाटा कंसल्टेंसी का सर्विस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसने अपना पहला इनोवेशन सेंटर खोला है, वहाँ के स्कूलों को जोड़ने के लिए, वहाँ के विश्वविद्यालयों को जोड़ने के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जोड़ने के लिए, या उनके जो मतलब काम की गति को बढ़ाने के लिए आईटी के सेक्टर में ये वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के साथ काम करेगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, और टीसीएस का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में, एम्स्टर्डम में अपना नया इनोवेशन सेंटर इसने खोला है। और इसको नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड में टीसीएस को टीसीएस स्पेस पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, टीसीएस स्पेस पोर्ट्स के नाम से नीदरलैंड में इसको जाना जाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी कंपनी है दोस्तों, ध्यान रखना, देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों के अंदर आती है ये टाटा कंसल्टेंसी। देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों के अंदर आती है टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, राइट। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय। ये कहां खुलेगा? नीदरलैंड के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? किसे? भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। किसे बनाया गया है? किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन, आरपी यादव, नरेंद्र राज या परेश रावल? ये हैं टीवी नरेंद्रन। ध्यान रखना दोस्तों, इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का। अब जो ये टीवी नरेंद्रन है दोस्तों, इनका संबंध है टाटा स्टील के साथ, क्योंकि ये टाटा स्टील के सीईओ और एमडी हैं। ध्यान रखना, टाटा स्टील के सीईओ और एमडी हैं, और इनको अभी अध्यक्ष बनाया गया है
टीवी नरेंद्रन को, ध्यान रखना टीवी नरेंद्रन, भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों CII के नाम से इसको जाना जाता है। स्थापना ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्थापना हुई थी इसकी 1895 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के। जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए ये काम करता है, राइट, उन पर नियंत्रण करने के लिए काम करता है। और ये जो स्थान लेंगे दोस्तों, ये लेंगे उदय कोटक का, उदय कोटक का ये स्थान इसमें से लेंगे। ध्यान रखिएगा कौन है दोस्तों, टीवी नरेंद्रन, और ये टाटा स्टील के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD, प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, और उदय कोटक का ये स्थान लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी कौन सी है? ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी कौन सी है? फार्मेसी कंपनी, राइट। भारत की ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है आपकी फार्मेसी, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फार्मेसी। इसका ऐड भी आता है, आपने देखा होगा, फार्मेसी, राइट। अभी इसने मेडलाइफ का अधिग्रहण किया है, और मेडलाइफ का अधिग्रहण करने के बाद भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन गई। ध्यान रखना, फार्मेसी इसको नाम है, वैसे फार्मेसी EASY, राइट, फार्मेसी, राइट। इसके बारे में और देखते हैं अपन। देखिए ये रही फार्मेसी ने किसको टेक ओवर करा है? मेडलाइफ का इसने अधिग्रहण कर लिया है, और ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी हो गई। आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है इसका, फार्मेसी का, फार्मेसी और टेक इट इजी फार्मेसी, राइट। इसमें काफी मतलब डिस्काउंट वगैरह ही मिलता है। फार्मेसी ने मेडलाइफ का अधिग्रहण मतलब इसका टेक ओवर कर लिया। देखिएगा दोस्तों, इसको टेक ओवर कर लिया है, इसको टेक ओवर कर लिया है, और किया जाएगा, हो जाएगी, हो गए, मतलब मैक्सिमम पूरी हो ही गई है, जिससे ये जो फार्मेसी है, ये फार्मेसी बोलते हैं वैसे इसको, फार्मेसी है वैसे तो ये, राइट। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन जाएगी। ध्यान रखना, फार्मेसी नाम है इसका, फार्मेसी, ध्यान रखना, फार्मेसी, राइट। और फार्मेसी बन जाएगी, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी कौन सी है? फार्मेसी कंपनी कौन सी है? फार्मेसी। ध्यान रखना, फार्मेसी क्यों बनी है? क्योंकि इसने जो मेडलाइफ जो कंपनी है उसने इसका अधिग्रहण कर लिया है, या अधिग्रहण इसका किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसे CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब बोल सकते हो हाल ही में इनको केवल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इनको हाल ही में। इनका नाम है दोस्तों JB महापात्रा। ये जो स्थान लेंगे दोस्तों, ये स्थान लेंगे प्रमोद चंद्र मोदी का, तो इनको हाल फिलहाल मतलब आप बोल सकते हो अतिरिक्त प्रभार पे, एक्स्ट्रा तौर पे इनको बनाया गया, जिनका नाम है JB महापात्रा। इनको ध्यान रखना, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी स्थापना दोस्तों 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब ये कौन है? अब इसके जो वो हैं अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है, वो दिया गया है किनको? JB महापात्रा, ध्यान रखना, महापात्रा, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, शॉर्ट में JB महापात्रा। ये इनका अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। CBDT का एक्स्ट्रा इनको चार्ज दिया गया है, और ये प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं उनको कंट्रोल करने का ये काम करता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मूडीज द्वारा 2022 में भारत की विकास दर का कितनी वृद्धि दर का अनुमान बताया गया है? मूडीज द्वारा भारत की विकास दर का 2022 में कितनी वृद्धि दर का अनुमान
बताया गया है। देखो मूडीज मैंने आपको बताई थी दोस्तों, एक आपकी मैगजीन कंपनी है, मैगजीन कंपनी है जो रेटिंग देने का काम करती है, रेटिंग देने का काम करती है। पहले भी काफी बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। रेटिंग देने का काम करती है। रेटिंग इसलिए दी जाती है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में निवेश करती है तो निवेश करने से उसको ये आइडिया हो जाए कि उसका निवेश सुरक्षित है, मतलब आने वाले टाइम पे कितनी ग्रोथ होगी, तो वो ये उसका अनुमान के आधार पर ये तैयार करती है रेटिंग। ध्यान रखना, तो ये 10.3%, 9.3%, 11.3% या फिर 12.3%। ध्यान रखना दोस्तों, 9.3%, 9.3% किसके लिए दोस्तों? 2022 के लिए, राइट। ध्यान रखना 2022 के लिए दोस्तों, फिक्स नहीं है ये। देखो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी अपने आंकड़े चेंज भी कर सकता है, बस एक आईडी के तौर पे आप ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। बस आपको ध्यान रखना है मूडीज ने मतलब कितनी बताई थी, अनुमानित कितनी बताई थी, तो ये ध्यान रखना इनकी घटती और बढ़ती रहती है, फिक्स नहीं है। अगर भविष्य में मान लो ग्रोथ होती है तो इनका अनुमान क्षमता मान लो 9.30 से 11.3 भी हो सकता है और 5.3 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। ये अनुमान के आधार पे घटती और बढ़ती रहती है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया क्या मतलब एक नॉलेज के आधार पे थोड़ा सा आइडिया रखना है, राइट। और मूडी मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान रखिएगा जो मूडी है आपकी, ये एक मैगजीन कंपनी है अमेरिका की, और 2021 और 22 में इसने 9.3% बताया है और 2022-23 के लिए अनुमान बताया इसने 7.9%। ध्यान रखना दोस्तों, अनुमान, अनुमान है ये, अनुमान फिक्स नहीं है दोस्तों, अनुमान है। आगे जाके घट भी सकता है, आगे जाके ये बढ़ भी सकती है। और दृष्टिकोण की बात करें तो इसने नकारात्मक दृष्टिकोण बताया है, वो है BAA3। BAA3 का अलग अलग मतलब होता है, मैंने आपको बताया भी था पहले, एक बार फिर बता देता हूं। जो रेटिंग होती है AA, BBB, इस प्रकार से रेटिंग दी जाती है दृष्टिकोण के आधार पे। ये मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सुरक्षित, वो कंट्री आती है जहां पैसा लगा दो डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। AA मतलब रिटर्न तो मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, जो आपसे कंट्री ने वादा करा उतना आपको रिटर्न देगी, वो कंट्रीज आती हैं। और BBB में क्या होता है, रिटर्न तो मिलेगा लेकिन अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी थोड़ी सी खराब हो जाती है, कोई क्राइसिस आ जाता है, तो उसको वादे पूरे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। तो दोनों में ध्यान रखना, AA में जो वादा करता है वो गवर्नमेंट देती है, और A के अंदर क्या होता है, पैसा लगाओ तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। C होता है स्क्रैप इकोनॉमी, कबाड़ इकोनॉमी, तो इनको मिला के रेटिंग दी गई है BAA3, राइट। BAA3 का अनुमान है और ये फिक्स नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना। कोई भी कंट्री जो रेटिंग तैयार करती, कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या कोई भी एजेंसी या कोई भी मैगजीन कंपनी जो भी रेटिंग तैयार करती है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि रेटिंग एजेंसियां क्या होती हैं, रेटिंग जो होती है बदलती रहती है कंट्री की ग्रोथ के आधार पर, तो इनको फिक्स ना माने, बस एक आइडिया के तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, एक राष्ट्र एक मानक, एक राष्ट्र एक मानक, वन कंट्री वन स्टैंडर्ड, वन कंट्री वन स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं वन कंट्री वन कंट्री वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय कौन सा है? देश का पहला मानक निकाय कौन सा है? ये दोस्तों RSDO, RSDO देखते हैं RSDO के बारे में। RSDO पहला मानक निकाय है, राइट दोस्तों। RSDO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये रेलवे के लिए काम करता है दोस्तों, रेलवे के लिए ये काम करता है। RSDO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1921 में हुई थी। मुख्यालय ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यालय इसका लखनऊ के अंदर, मुख्यालय इसका दोस्तों लखनऊ में। और वन नेशनल वन स्टैंडर्ड, वन नेशन वन स्टैंड में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय, मतलब पहली स्टैंडर्ड बॉडी, आप बोल सकते हो पहली स्टैंडर्ड बॉडी, निकाय मतलब बॉडी, याद रखिएगा दोस्तों, पहली स्टैंडर्ड बॉडी है और भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है। भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए यह स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, मतलब रेलवे को डेवलपमेंट में लिए कौन कौन से जो प्रोडक्ट यूज करता है, मानक डिसाइड, उसके लिए मानक डिसाइड करता है ये। और RSDO और BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ध्यान रखना दोस्तों,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। अब BRSD और BS संयुक्त रूप से रेलवे के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को सुनिश्चित करेंगे, दोनों मिलकर रेलवे के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तु को सुनिश्चित करेंगे। और वन नेशनल वन स्टैंडर्ड जो योजना आई थी 2019 में ये शुरू हुई थी, 2019 में ये योजना शुरू हुई थी। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, एक उत्पाद के लिए मानक विकसित करने के लिए विकसित ब्रांड या इंडियन की पहचान करना, इंडियन की पहचान करना, इंडियन की पहचान करना। समझ गए दोस्तों, एक उत्पाद के लिए मानक विकसित करना और उसको करने के लिए इंडियन ब्रांड की पहचान करना, वो ये काम करेगा। राइट दोस्तों, याद रखना RSDO। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है। आपको याद हो, अगर लेक्चर्स आपने देखे हो दोस्तों, देखो दोस्तों कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल से ज्यादा जुड़ेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो आपको आने वाले टाइम पे करंट अफेयर्स के बहुत ही ज्यादा हर एक टॉपिक वाइज आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर देखिए दोस्तों, अगर ज्यादा से ज्यादा ये शेयर होगा तो क्या होगा, पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा और नए नए टॉपिक भी आपके लिए लाए जाएंगे। राइट दोस्तों, अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा हो, मैंने आपको बताया था WHO ने एक वेरिएंट बताया जिसका नाम है B.1.6171। आपको याद हो, बताया था कोरोना वायरस को इन्होंने वेरिएंट का नाम दिया है। ये लगभग 30 देशों में था और पहली बार ये पाया गया था यूके में स्ट्रेन के नाम से, जो क्या करता है, बॉडी के अंदर वेरिएंट को चेंज करता रहता है ताकि इंसानी बॉडी के साथ ज्यादा समय तक वो रह सके। तो हाल ही में इस वेरिएंट का नाम रखा गया है, सार्वजनिक में मतलब सार्वजनिक डिस्कस करने में आसानी हो। एक है कप्पा और एक है डेल्टा। ध्यान रखना दोस्तों, एक है कप्पा और एक डेल्टा। ये नाम किसने दिया दोस्तों, WHO की तरफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है कौन सा, डेल्टा और एक कप्पा। एक कप्पा है, एक डेल्टा। ध्यान रखना, जो पहले आया था वो डेल्टा, अभी जो है वो कप्पा। राइट, दूसरी लहर के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, सॉरी ध्यान, ये दोनों जिम्मेदार हैं, डेल्टा और कप्पा। कोविड-19 वेरिएंट के नाम B.16171 का कप्पा और 6172 का डेल्टा। इन नामों का उद्देश्य इनके बारे में सार्वजनिक चर्चा में मदद करना है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट अगर डिस्कस करेगी इनके बारे में तो उनको डिस्कस करने में आसानी होगी कि डेल्टा के बारे में कर रहे हैं कि कप्पा के बारे में कर रहे हैं। राइट, ध्यान रखना दोस्तों, कप्पा और डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, OECD द्वारा वर्ष 2022 में भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगाया गया है। OECD द्वारा वर्ष 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है। इसके पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, मूडी ने अनुमान लगाया था, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसने अनुमान लगाया दोस्तों 9.9% विकास दर का अनुमान। दोस्तों मैंने पहले ही बताया, ये फिक्स नहीं होती है, महीने भर बाद या हफ्ते भर बाद या 2-3 महीने बाद ये चेंज भी हो सकती है। अगर कंट्री का विकास होगा, डेवलपमेंट जैसे से होता जाएगा, इनका जो अनुमान है वो भी घटता और बढ़ता जाएगा। इसके बारे में और देखते हैं। देखिए दोस्तों, OECD एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1961 में है और इसका मुख्यालय है पेरिस में। और ध्यान रखना दोस्तों, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। 2021-22 के लिए इसने बताया 10% और 2022 और 23 के लिए इसने बताया 8%। ध्यान रखना, OECD के हिसाब से भारत इसका सदस्य नहीं है और ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। राइट दोस्तों, मुख्यालय ध्यान रखना पेरिस में, स्थापना इसकी 1961 में। ये थे आपके करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पे क्या होगा, आपको नए नए टॉपिक्स की जानकारी भी और मिलेगी और आपके साथ साथ औरों का भी भला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।